जोश वैसे वैसी है जैसे हमने 6 जून को पहला प्रोटेस्ट किया था। जोश वैसे के वैसे ही दिखेगा और ये जोश तब तक रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे। जब देश नाजुक हालत से गुजरते हैं ना, जब बच्चों का भविष्य खराब होते हुए नजर आते हैं, तब ये थकान, ये परेशानी कुछ नहीं लगता। आज ये तालिबानी फरमान हम पे थोप रहे हैं कि आप परमिशन लो, आपका अवैध है धरना। ये दिन लद चुके हैं, ये दिन जा चुके हैं। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने कल जो प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी, जिसका उन्होंने नाम दिया था पीसफुल प्रोटेस्ट, आज उसका दूसरा दिन है। कायदे से उनको कल 5 बजे तक की ही परमिशन मिली थी और कल की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जब दिल्ली पुलिस बार बार ये ऐलान कर रही थी कि आप लोगों का प्रोटेस्ट का वक्त ख़त्म हो गया है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। फिर मैंने आपको आधे घंटे बाद रिपोर्ट दिखाई, फिर आधे घंटे बाद रिपोर्ट दिखाई, फिर आधे घंटे बाद रिपोर्ट दिखाई। और हमेशा ये लगता था जब पुलिस बहुत ज़्यादा थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बहुत ज़्यादा थे, तब ऐसा लगता था कि पुलिस इनको ज़बरदस्ती उठा के भेज देगी। लेकिन कुछ नरमी की गई, पता नहीं क्या हुआ कि कल का इनका प्रोटेस्ट जो कल ख़त्म हो जाना चाहिए वो कल ख़त्म नहीं हुआ और आज भी कंटिन्यू जारी है। लेकिन आज भी पुलिस ये बार बार ऐलान कर रही है कि आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जी हाँ, चूँकि इनको परमिशन कल की ही मिली थी और कल भी 5 बजे तक की, इसलिए अब जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो पुलिस की नज़र में गैर कानूनी काम हो रहा है। चूँकि पुलिस ने इनको परमिशन दी थी 5 बजे तक की। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ, कल पुलिस भी ज़्यादा थी, जो लोग प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, स्टेज पे जो लोग बैठे हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, जो आम लोग आए थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, मीडिया वाले भी बहुत ज़्यादा थे। मगर आज मैं देख रहा हूँ कि मीडिया वाले भी कम हैं, पुलिस भी कम है, दूसरी फोर्सेस भी कम है और जो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं वो लोग भी कम हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट इनका आज दूसरे दिन भी कंटिन्यू है और बार बार वहाँ से अभिजीत दीपके ये ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग कमज़ोर पड़ने वाले नहीं हैं। वो बार बार वहाँ से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी इस बात की टेंशन है कि उनके बच्चे मर रहे हैं, जिन लोगों की इन बात की टेंशन है कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ बहुत नाकाम हो चुका है, जिन गार्जियन को इस बात की टेंशन है कि यहाँ जो है बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जिन गार्जियन को इस बात की टेंशन है कि बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, उनको चाहिए कि वो जंतर मंतर पहुँचे। अभिजीत दीपके लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपने घरों में सोफ़ा पर, एसी पे, मुशहरी पे बैठे मत रहिए, यहाँ पे आइए, तभी मालूम चलेगा कि आप भी इस प्रोटेस्ट में शरीक हैं। यहाँ बहुत सारे लोग अभी भी हैं, लेकिन कल के मुकाबले आज ये प्रदर्शन यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि कमज़ोर है, मगर कंटिन्यू है, रुका हुआ नहीं है। जोश बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है। कल जिस तरीके का जो ट्रेंड दिल्ली पुलिस ने दिखाने का प्रयास किया था और इस चीज़ को हम बखूबी समझ रहे थे कि ये कोई किसान या मजदूर या कोई दलित या पिछड़े नहीं है जो इनको खदेड़ा कर देगी। ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है और इनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है और वो अड़े रहे तो पुलिस प्रशासन ने सरकार से वार्ता की होगी और उन्होंने कहा होगा अगर इनको आप छेड़ोगे, अगर खाली कराओगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसीलिए हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है और कल से ज़्यादा लोग आज जंतर मंतर के ऊपर उपलब्ध हैं और सुबह तक, कल तक और देखना, ये मैसेज और संदेश आप जैसे साथियों के माध्यम से जाएगा तो उनका भी हौसला बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने डराया है, धमकाया भी है। तो इसलिए लोगों के थोड़ा बहुत जो अंदर खाते जो डर रह रहा है वो बाहर निकल जाएगा कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र जो अपने हक अधिकार के लिए वहाँ लड़ रहे हैं, इनकी सपोर्ट के लिए, इनके सहयोग के लिए वो जंतर मंतर पे आएंगे। और मैं भी अपील करता हूँ, दीपके जी ने भी अपील की है, आप भी अपील कर रहे हो अपनी तरफ से कि जितना भी जो पढ़ा लिखा है, जो सोचने समझने लायक है, जो आर्थिक है, शैक्षणिक रूप से मजबूत है, इस लड़ाई में योगदान करना चाहिए। आप जातियों की लड़ाई, आप धर्मों की लड़ाइयों में
बहुत बड़े बड़े योगदान देते हो, भंडारे करते हो। अरे असलियत धर्म, असलियत जो है वो तो यहाँ है। लेकिन बहुत से लोग तो ये कह सकते हैं कि जब आपकी परमिशन ख़त्म हो गई तो आप कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? किसी और दिन की परमिशन ले लीजिए या पूरे हफ्ते की एक बार ले लीजिए, परमिशन तो आपकी ख़त्म हो गई। बार आप सुन रहे होंगे ये लोग ऐलान भी कर रहे हैं कि आप जो अब धरने पे बैठे हुए हैं वो गैर कानूनी है। तो अगर इनकी तरफ से कोई सख्ती हो जाए तो आपको नहीं लगता इसकी जिम्मेदारी कुछ इन लोगों पे भी आएगी कि भाई आपको तो बार हम कह रहे थे चले जाइए? मेरी 55 साल 60 साल की उम्र हो रही है और 60 साल के अंदर एक सूचना होती है कि आपको सूचित कर दिया कि कल हम अपनी बात कहेंगे, वो प्रशासन को मान्य होती है। ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इनको सैलरी मिल रही है, जूता बेल्ट सीटी मिल रही है, लाठी डंडा मिल रहा है, हेलमेट मिल रहा है, तो इनकी जवाबदेही क्या है? मतलब हम अपनी बात कहने के लिए भी आपके आगे गिड़गड़ाएंगे तब आप परमिशन दोगे। ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि आपको अपनी बात कहने के लिए भी आपने परमिशन लेनी पड़ेगी। और देश के अंदर मात्र एक जगह वो जंतर मंतर है, वहां पर भी आपकी तानाशाही चलेगी तो ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको इससे आगे की बता देता हूँ, यही जंतर मंतर था 2017 से पहले पूरा चहल पहल रहता था। आधा किलोमीटर के अंदर कोई भी आए अपनी बात कहे, गृह मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, MP से मिले, और तो और अगर कोई मरीज है, कोई दूर दराज से आता था, वो भी रहन बसेरा रात को जंतर मंतर पे कर लिया करता कि 2 दिन में मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा और ठहरने की मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो वो रात काट लिया करता था। तो ये तो ऐसा बढ़िया एक गुलदस्ता था, लेकिन इन्होंने वो डिक्टेटरशिप अपना करके इसको बैन कर दिया। और आज ये तालिबानी फरमान हम पे थोप रहे हैं कि आप परमिशन लो, आपका अवैध है धरना। ये दिन लद चुके हैं, ये दिन जा चुके हैं। कभी सिस्टम को इतना करप्ट देख करके भी अकेले में बैठ के सोचते हैं ना सर, तो लगता है यार कितना बुरा हो रहा है देश में। सोचते हैं, हम खुद आवाज़ उठाने के लिए सोचते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि एक अकेले बंदे की आवाज़ उठाने से क्या होगा। अब क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर जिस रहा तरह का माहौल यहाँ चल रहा है, जिस तरह के बार पेपर लीक हो रहे हैं, उस तरह आपको अपना कैरियर सुरक्षित नजर आ रहा आने वाले दिनों में? नहीं नजर आ है, रोज नजर आने के लिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, कम से कम नजर तो आए। डर लगता है, टेंशन होती रहती है? डर लगता है, आपको डर लगता है? पेपर हम तैयारी कर रहे हैं, कल को धोखेबाजी से सीट कोई और खरीद ले जाए, सरकार बेच दे। एक इंसान चेयर पे ऐसा बैठा है जिसकी वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा घर के जो हैं प्रभावित हैं। बच्चे परेशान, उनकी वजह से घर के प्रभावित हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जॉब मिलती है उनको, अपने फ्यूचर सिक्योर करते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं। तो हमारी अपनी जॉब जाने से केवल हम पर्सनली, हम और हमारी फैमिली परेशान हुई। एक इंसान ऐसा कुर्सी पे बैठा है जिसकी वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा युवा परेशान है। लोग तो हैं, कल के मुकाबले कम है, ऐसा नहीं है। जितने कल लोग थे, मैंने पहले ही कहा आपको, आप ये कह सकते हैं कि कल के मुकाबले में यहाँ पे जो लोग थे वो अब कम है, नज़र कम आ रहे हैं। पहले ये जगह पूरी की पूरी भरी हुई थी, यहाँ भी भरी हुई थी। हो सकता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि परमिशन नहीं है तो पता नहीं वहाँ जाऊँ तो परेशान ना हो जाऊँ, लेकिन नारे कंटिन्यू लग रहे हैं। अगर आप ये दिखा दीजिए, वहाँ से नारे कंटिन्यू लग रहे हैं, डफली कंटिन्यू बजाई जा रही है, थाली कंटिन्यू बजाई जा रही है, और धीरे धीरे नए लोग आ भी रहे हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो डेडिकेटेड लोग जो भी हैं, वो रात भर यहीं पे थे, यहीं पे वो सोए भी थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहीं पे सोए थे, वहाँ सोए थे, कुछ लोग यहाँ सोए थे, कुछ लोग यहाँ सोए थे। इसमें मर्द भी थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे। वो इस उम्मीद में सोए थे कि हो सकता है हमारी जो कुर्बानी है कि सरकार को कुछ समझ में आए। और खास बता दूं आपको, दिल्ली पुलिस के कैमरामैन भी बहुत हैं यहाँ पे। जितने ज़्यादा कैमरामैन हैं उससे ज़्यादा तो मीडिया वाले भी नहीं हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस अपने तौर पे तैयार तो है, लेकिन प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं कर रही है। बहुत से लोग, मैं आपको बताऊं, बार बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो ग्रुप है, हो सकता है उसे कोई स्पॉन्सर कर रहा हो, सरकार ही स्पॉन्सर कर रही है। चूँकि एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे तो चाहे प्रोटेस्ट में कितने लोग भी बैठे हों, 1000 लोग भी बैठे हों, और वो चाहे तो एक झटके में उसे ख़त्म कर सकती है, मगर ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अपील तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन बाय फोर्स आकर उसे ख़त्म नहीं कर रहे हैं। बताइए कि आपके हाथ में क्या है? मेरे पास में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है, जो हर एक नागरिक इस पे अपना विश्वास रखता है। आपको लगता है आज ये दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का,
जोश में कुछ कमी आ गई है, या फिर आपको लगता नहीं नहीं जोश बरकरार है, लोग आना जाना लगा रहता है लेकिन जोश कंटिन्यू है? नहीं, बिल्कुल जोश पूरा, आप देखो ना, जोश अभी तक पूरा इतना ज़्यादा जोश है अभी भी। बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो ठीक है, वो चलता रहेगा, लेकिन जोश ठंडा नहीं है। जोश वैसे वैसी है जैसे हमने 6 जून को पहला प्रोटेस्ट किया था, जोश वैसे के वैसे ही दिखेगा। और ये जोश तब तक रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे ऐसी कहीं से कोई उम्मीद नजर आ भी रही है? सर बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अब इतने दिन तक अगर बैठे हैं, कुछ तो उनकी अकाउंटेबिलिटी अगर अभी तक नहीं ली, ये सब देख के जरूर लेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा वो अपना रिजाइन बिल्कुल देंगे। बहुत से लोग जो आप लोगों के हमदर्द हैं, आप लोगों के सपोर्टर हैं, तो उनका ये भी कहना है कि जब आपकी परमिशन खत्म हो गई अब आप लोग चले जाइए, फिर कहीं परमिशन लीजिएगा, फिर आ जाइएगा। ऐसा क्यों है कि बार ऐलान कर रही है पुलिस चले जाइए गैर कानूनी है, फिर भी यहाँ कंटिन्यू प्रदर्शन जारी है, लोगों का भाषण जारी है। आपने अगर कल ध्यान दिया होगा तो हमने कल एक मांग करी थी कि अगर जंतर मंतर को आप कह रहे हो कि ये गैर संवैधानिक तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे को कोई वेन्यू दे दो, हम उस वेन्यू पे जाके हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा, और यही एक ऐसा स्थल है जहाँ पे हम अपने प्रोटेस्ट को कामयाब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि गैर संवैधानिक, तो हमारे को कोई दूसरा वेन्यू दे दो, हम वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर लेंगे, सिंपल। बीच में जिस तरह कल मैंने देखा, जितने लोग यहाँ मौजूद थे उससे ज़्यादा पुलिस थी, फिर पुलिस के कैमरामैन भी बहुत ज़्यादा थे। तो कभी कभी आप लोगों को ये डर सताता है कि पुलिस हो सकता है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक एक्शन ले ले? सर अंदर की बात है, पुलिस अपने साथ है, ये कल नारा लगाता और ये हकीकत है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा है ना कि देखो, हम जिस तरह यहाँ पर हैं, उनके भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो मानते हैं, लेकिन उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो समझदार हैं, वो जिस तरह खुले होकर सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो अंदर है कि हमारे को सपोर्ट। आपने एक बात कही, अंदर की बात है, नारा लगा यहाँ पे, अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो इससे तो बहुत लोगों को ये भी शक होगा कि हुकूमत ने ही आप लोग को यहाँ बैठाला है, हुकूमत की तरफ से ही आप लोग पता नहीं किसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हुकूमत की तरफ से ही बैठे हुए हैं, जैसा नारा लगा है उसे तो शक होगा आदमी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे एक बात बताऊं, ये संविधान हमारे को ये बताता कि आप ना ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंस दो। उनके अंदर भी ह्यूमैनिटीज़ है, जैसे हमारे अंदर है वैसे उनके अंदर भी है, और उनको पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो ये समझने वाली बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि डंडे हमारे पे बरसा रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। 6 जून को हमारा रीज़न ही यही था, जब तक हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। चाहे आप हमारे को बाहर कर दो, हम फिर आएंगे, आप चाहे हमारे पे लाठीचार्ज करा दो, हम फिर आएंगे, और अगर आपके बस की हो तो हमारे गोली भी मार दो, तब भी हमारे जैसे और ज़्यादा कॉकरोच बाहर निकलेंगे। और उसके बाद जो लहर आएगी वो आपको, आपकी ईगो को नीचे कर देगी। ये हकीकत है। ये मैं पुलिस वालों को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उस प्रशासन को, जो प्रशासन अपने नाकामयाब को, उसके बाद में भी वो अपने नाकामयाब को भी बहुत अच्छा मानते हैं, उस नाकामयाब को अब एक्सेप्ट करना सीखिए। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे को एंटी नेशनल कह रहे हैं या फिर मेरे को देशद्रोही, अभी कुछ देर पहले मेरे को देशद्रोही का बोला गया कि देशद्रोही है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा साहब, मेरा जन्म 1998 में हुआ, और जब मैं होश में आया ना, तो मेरे दिल में तिरंगा था, हाथ में भी तिरंगा है, और आज जब तक जीवित रहूँगा तिरंगा ही रहेगा। क्योंकि हमारे तो आदर्श है ना, आदर्श जिनको हमने नेता माना है, वो भगत सिंह जी हैं, और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, और हमारे माननीय जो स्वर्गीय महात्मा गांधी, वो भी हमारे नेता हैं। लेकिन इनके जो नेता है ना तो उन्होंने आज़ादी में कभी अपना संघर्ष कोई ऐसा किया या फिर कोई योगदान दिया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। आपको कभी ये डर नहीं लगता कि बहुत से लोग जिन्होंने आवाज़ उठाई, हर धर्म में, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, अब बहुत से ऐसे हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से जेल में डाला हुआ है, तो कभी ऐसा डर नहीं लगता यार, हम चूँकि हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी एक्शन हो सकता है? घर वाले बोलेंगे अबे तुम्हें क्या जरूरत थी क्रांति करने की? साहब मैंने आपको पहले भी कहा, हम भगत सिंह के मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं। डरेंगे नहीं, डरना हमारे अंदर से, डरना किसी और को सिखाओ, डरते हम नहीं है। डाल दो ना जेल के अंदर में, कभी होगा जिंदगी में वापस आएंगे, और सवाल तो ऐसे ही पूछा जाएगा, डालो अंदर, आप अंदर छोड़ो ना, हमारे को गोली मार दो। लेकिन ये जरूरी है कि सवाल जो भी हो कानून के दायरे में ही होना चाहिए। बिल्कुल जी। मैं एक आपको ये बताऊंगा कि संविधान के तौर पे अगर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और आप उसको सही तौर पे नहीं रखे जा रहे हो, अभी बताओ हम पागल हैं?
6 से आज 6 तारीख को हमारा पहला प्रोटेस्ट हुआ, फिर इतने दिन तक चलते रहे, अलग अलग जगह पे लेके गए। आपको थोड़ी सी तो समझ होनी चाहिए। हमारे देश के जो लोग टैक्स देते हैं, आप उनके लिए आप इतनी गैर जिम्मेदारी तरीके से काम कर रहे हो, आप इनको एक बार भी आके जवाब दें। हम यहाँ से हुकार मार रहे हैं आपको जिसको हमने बिठाया, आप उनको आके जवाब नहीं दे सकते हो कि हमारी जो हमारी गलती थी हमने एक्सेप्ट करी, हम कुछ चीज़ ऐसे करेंगे कि जिसकी वजह से आप भी उसमें शामिल हो, आपके जो बड़े बड़े जो आपको लगता है वो आके हमारे साथ में मिलो, बैठो, बात करो और उसके बाद में चेंजेस हो सकते हैं। 2008 में ना उसमें महाराष्ट्र में हमला हुआ था, है ना, ताज होटल पे। वहाँ के होम मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी ने और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे इस्तीफा दे दिया था। इसी चक्कर में शाम को ही आप कुर्सी पे चिपक के बैठे हो अरे साहब। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग भले ही ये कह दें कि ये लोग एंटी नेशनल हैं, लेकिन जिनको भी भगवान ने अकल दिया है, दिमाग दिया है, वो ये कहेंगे कि जो बंदा ये कह रहा है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जो बंदा ये कह रहा है जिसकी गलती है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, जो बंदा ये कह रहा है एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाना चाहिए, वो लोग भला एंटी नेशनल कैसे हो गया? ये अपना दिमाग लगाइए, अपने दिमाग से सोचिए और कभी भी किसी को बदनाम करने के बजाय अगर वो हक में है, सही तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है तो उसका साथ जरूर दीजिए। कल से आप लोग हैं, दूसरा दिन हो गया, गर्मी इतनी ज्यादा है, आउट ऑफ 147 कंट्रीज है कि देश का जब देश नाजुक हालत से गुजरते हैं ना, जब बच्चों का भविष्य खराब होते हुए नजर आते हैं, तब ये थकान, ये परेशानी कुछ नहीं लगता। क्योंकि अभी जो परिस्थिति है, आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आवाज उठाना जरूरी है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये थकान, ये हम तो सोते रहते थे ना, आराम ही करते रहते थे, लेकिन 1-2 दिन अगर परेशान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसीलिए थकान तो है। कल पूरा दिन हम इधर रहे, शाम हो गया, रात हो गया, फिर उसके बाद आज भी पूरा टाइम हो गया, ना खाना ना पीना। में सुबह से पानी का बोतल, ये पानी का हमने रखा हुआ है, पानी का बोतल पी रहे हैं और ऐसे हम लोग टाइम काट रहे हैं। इतनी इस अपील के बाद भी यहाँ पे जो भीड़ होनी चाहिए, मुझे लगता है भाई हजारों लाखों लोगों के लिए डिमांड हो रहा है, लाखों लोगों की बात की जा रही है, फिर भी यहाँ तो नहीं है माइक लेके जाने की। क्या लोग पुलिस के डर से नहीं आ रहे हैं, गर्मी की वजह से नहीं आ रहे हैं, क्या लग रहा है? पहले तो डर है, कुछ तो डर है उनको इसीलिए है क्योंकि जो लोग आप देखे कि सोनम वांगचुक जैसे इंसान भी नहीं बच पा रहे थे, उन्हीं के ऊपर भी एनएसए लगा के उनको जेल के अंदर कर दिया था। तो लोगों के अंदर पहले तो खौफ है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लोगों को आज की डेट पे कॉमन सेंस भी खत्म सा हो गया है। लोग आज सोच ही नहीं पा रहे हैं कि लोग हो क्या रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरीके से कॉमन सेंस होता है कि ये प्रॉब्लम तो है, ये प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पर जो है ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है पेपर लीक की वजह से हो रहा है। पेपर लीक तो हुआ है, ये सबको पता है। मजदूरों को अपना प्रॉब्लम होने की वजह से मजदूर रोड पे आए, ये सबको पता है। लेकिन जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, लोगों को इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि लोगों को हिंदू मुसलमान का मुद्दा भारी नजर आ रहा है। इनको लगता है कि मुसलमानों का पेस टाइट करते रहने से है ना, हमारी जो है सब कुछ ठीक रहेगा। मुझे ये बताइए मैडम, हिंदू बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं, उनको आखिर ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि 15%, 20% वाला मुसलमान भला 80% वाले को कैसे परेशान कर सकता है, कैसे तंग कर सकता है? यही तो बात है, इन्होंने पूरी से माइंड वॉश कर दिया। मुसलमानों को क्या हुआ देखिए, टीवी में, सीरियलों में या फिल्मों में मुसलमानों को विलन के हिसाब से दिखाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेट कर दिया। पहले तो मूवी वालों ने सेट कर के रखा था कि मुसलमान ऐसा ही होता है। दूसरी बात, बीजेपी का एजेंडा यही है, तो मुसलमानों को विलन बना के प्रेजेंट करना इनका एक है ही आदत। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इनको जो मजा आता है हिंदू मुसलमान करते हो, क्योंकि इनको जो है मतलब मुद्दे से भटक पाएगा ना। आज आप कोई भी मुद्दा हो उसको हिंदू मुसलमान का एंगल देना जो है। प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इनफ। तो मुझे ये बताइए, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने तक आपको लगता है ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा या धीरे धीरे ये लोग थक जाएंगे? सरकार जो है थकाना चाहते हैं,
सरकार इतना जल्दी नहीं मानेगी। किसानों को क्या करा था, थका दिया, हरा दिया, शहादत दे दिया किसानों ने। उसके बाद लास्ट में उनको उठाने की कोशिश करा था, नेगेटिव चल रहा था पूरा उसमें कि आज तो खत्म ही है, आज तो खत्म ही है। तो राकेश टिकैत जी का आंखों से आंसू निकले, तब जाके फिर से जो है किसानों ने एक नया रूप धारण किया और जाके फिर जो है किसान आंदोलन का जो वो था आंदोलन का, इसने माफी मांगा, मोदी जी ने माफी मांगी, उसके बाद किसानों का धरना खत्म हुआ। ठीक, तो ये थकाना चाहते हैं, ये थका देना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये ढीठ सरकार है, ये नहीं मानते कुछ भी चीजें, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को थका। मैं इसलिए बोलती हूँ, अटकाते भटकाते लटकाते। अगर मुद्दे पे बात करेगा तो उनको भटका देगा, कहीं ना कहीं भटका देगा आपको, उसमें मुद्दे को भटका के आपको लेके चला जाएगा, मुसलमान एंगल दे देगा, मस्जिद के नीचे लेके चला जाएगा, खुदाई करो मंदिर मिल जाएगा। आज 80% की पर 20% कहाँ से भारी पड़ जाएंगे? सिंपल सा लॉजिक है ना, सिंपल सा तो लॉजिक। किसी को भी समझ में आ सकती है कि कमजोर किसी मजबूत को कैसे मार देगा। आप जो काम करना है वो आप काम कर नहीं रहे हो, उसके बाद आप सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हो। झांसी की रानी जो है, उनके साथ गौस खान थे जो टोप चलाते थे। आज आप चला जाइए झांसी के किला में तो आपको पता चल जाएगा, दिखाई देता है। तो बताइए, जो गौस खान इस देश के लिए कुर्बान हो गए, उनकी कुर्बानी को आप क्यों बेकार कर दो? जो अब्दुल हमीद, जिन्होंने हमें देश के लिए लड़ा, उनकी कुर्बानी कहाँ गई? आप इधर उधर घूमती होंगी, बहुत जगह जाती होंगी, हो सकता है बहुत से मुसलमान भी आपके कांटेक्ट में हो, जानने वाले हों। जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश होती है, आपके अगर मुसलमानों से कांटेक्ट है तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान वाकई में खराब होते हैं, या आपको लगता नहीं यार वो तो अच्छे होते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं ये लोग? देखिए, हर कास्ट में, हर धर्मों में अच्छे बुरे लोग हैं। हमारे हिंदू में भी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ज्यादा खराब लोग भी है। ऐसे मुसलमानों में बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा खराब लोग भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 4 1 2 लोगों की वजह से पूरे आप कम्युनिटी को ही खराब बोल दो। कैसे बोल सकते हैं आप बताइए? हमारे मुसलमानों की अगर बात करें, अब्दुल कलाम जी कौन थे? आप विशेष धर्म को बार बार टारगेट करके आप हिंदू को पूरी तरीके से जो है गद्दे में डालने का काम करे। आप बताइए, जो सिलेंडर का रेट बढ़े हैं, किसका बढ़े हैं? सिर्फ मुसलमानों का बढ़े हैं क्या? आज सवाल ये करना चाहिए, क्या बताइए ना, आज से मुसलमानों का रेट बढ़ा है, हिंदू का नहीं बढ़ा है? आप ये सवाल करें, पेपर लीक सिर्फ क्या मुसलमानों का हुआ, हिंदू का नहीं हुआ है? आज जो सरसों का तेल से लेके सारी चीजें जो हो रहा है, बढ़ रहा है रेट, क्या मुसलमानों के लिए बढ़ रहा है, हिंदू के लिए नहीं हो रहा है? दूसरे आप ये लगा लो कि आज जो बलात्कार होते हैं, क्या मुसलमान महिलाओं के साथ होते हैं, हिंदू महिला के साथ नहीं होते? तो ये एक नेगेटिव सेट कर रहा है, इनका एजेंडा है, उसमें लग रहा है। लेकिन हमारी ये कहना है कि जाली वाली टोपी, मस्जिद, पाकिस्तान, हिजाब, इससे ऊपर उठ के हम लोगों को बात करना पड़ेगा, सरकार से सवाल करना पड़ेगा। सरकार जो है हमने इसीलिए बनाया कि देश के अंदर अमन और शांति रहे, देश के बुनियादी मुद्दे को मजबूत करे, लेकिन उसमें बात नहीं होगी। आज सरकार दाएं बाएं में बात करते, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, कभी जो है उसमें बात करेगा कि भाई हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है, मुसलमान का 80 और 20 की बात करते, तो इन सारी चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। अदरवाइज देश का अभी युवा रोड पे आ गया, जो देश का चिराग है। आप समझे कि आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। भविष्य उनका सुरक्षित है जो बीजेपी का नेता है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है, जो अच्छा खासा पैसे वाला है, उनके लिए ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे लोगों का भविष्य खराब है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आए हो, चाहे किसी भी धर्म से आए हो, चाहे वो कैसे भी लोग हो, उनका सबका भविष्य खराब है और बहुत बुरी स्थिति में है।